हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और धमाकेदार, एक और धमाकुलस, एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सेशन क्लास 12th के लर्नर्स के लिए, जिसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत करी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और जिस चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि भैया गैल्वेनिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल का एक स्पेशल केस, जिसमें हम जब जिंक और कॉपर की रॉड्स यूज करते हैं तो वो डेनियल सेल कहलाता है। उस डेनियल सेल के बारे में जान लिया था, और साथ ही हमने बात कर ली थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की भी। इनफैक्ट हमने ये भी देखा था कि कैसे हम एक अरेंजमेंट, कॉमन अरेंजमेंट में गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के साथ वर्क कर सकते हैं, और सिर्फ एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट को निकालकर या लगाकर हम दोनों सेल को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात अपन ने कहां कर ली थी? पिछले वीडियो में। अब आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज इस वीडियो में आपके 12th एनसीईआरटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करने जा रहे हैं। यानी कि इस टॉपिक में अपन समझेंगे कि भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किस पर्पस से यूज कर सकते हैं, या ये एग्जाम में हमें इसके ऊपर किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको समझने की देर है। तुम याद करो, जब मैंने तुमसे गैल्वेनिक सेल की बात की थी, और उस गैल्वेनिक सेल में जब मैंने स्पेसिफिकली डेनियल सेल की बात की थी, डेनियल सेल अगर याद आ रहा हो तो डेनियल सेल में मैंने क्या बताया था? इट्स अ सेल इन विच एक इलेक्ट्रोड होगी जिंक की, एक इलेक्ट्रोड होगी जिंक की, और दूसरी इलेक्ट्रोड होगी कॉपर की। जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कॉपर के पास जाएगा। मतलब जो जिंक होगा वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और कॉपर के पास जाएगा। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और वही चीज क्या होगी कि कॉपर से निकलेगी और जिंक की तरफ वापस चली जाएगी। क्या करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जिंक से कॉपर की तरफ ट्रैवल करता है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कॉपर गेन करता है, जिंक ऑक्सीडाइज करता है, कॉपर रिड्यूस करता है, और करंट कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा तो फिर मैं कॉपर से जिंक की तरफ जाऊंगा, तो करंट कॉपर से जिंक की तरफ जाता है। और हमने कहा कि इसमें जब करंट इतना कॉपर से जिंक की तरफ जाता है तो उसका एमीटर लगाकर करंट की वैल्यू ले सकते हो, और वोल्ट मीटर लगाकर वोल्टेज की भी रीडिंग ले सकते हो। वोल्ट मीटर लगाकर वोल्टेज की रीडिंग भी ले सकते हो। और हमने देखा था कि डेनियल सेल में जो वोल्टेज आउटपुट होता है, यानी कि जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आती है वो आती है 1.1 वोल्ट। कितनी आती है? 1.1 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आती है वो कितनी आती है भैया? 1.1 वोल्ट। अब मैंने तुमको वहां कहा था कि 1.1 वोल्ट कैसे आया, ये मैं तुम्हें बता दूंगा। इनफैक्ट ये तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज वो समय आ गया है, इस वीडियो में वो समय आ गया है कि हम ये जान ले कि ये वोल्ट मीटर की रीडिंग 1.1 वोल्ट कैसे आई है। और जिंक और कॉपर के लगाने से तो 1.1 आई है, लेकिन अगर मान लो कोई और मेटल लगाते, सोडियम आयरन लगा देते, लिथियम कॉपर लगा देते, तो क्या रीडिंग बदल जाती? बिल्कुल बदल जाती। तो फिर रीडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उस रीडिंग को कैलकुलेट करने के लिए सबसे जरूरी हो जाता है कि हम जाने किसके बारे में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। क्योंकि एक बार ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें समझ आ गया, एक बार ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें समझ में आ गया, फिर आराम से हम पूरा वोल्टेज आउटपुट किसी भी सेल का कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे हम कोई से भी मेटल उस गैल्वेनिक सेल के अंदर लगाएं, कोई से भी मेटल लगाएं। संपट पड़ी बात की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों जरूरी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानना क्यों जरूरी है, यह पूरी बात समझ में आई है। तो अब शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इफ इन केस कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो लपक के स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो सिंपल तौर पे अगर इसको पढ़े, रट्टाफिकेशन वाली जो डेफिनेशन है वो ध्यान से पढ़ेंगे। जो रट्टाफिकेशन वाली डेफिनेशन है वो है द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन डिप्ड इन इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
वो टेंडेंसी किसी भी इलेक्ट्रोड की जिसमें या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या वो टेंडेंसी जिससे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, जब उस इलेक्ट्रोड को उसके ही नमक के पानी में डुबाकर रखा जाए तब। सर एक मिनट सर, वो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, जो लूज करे, जब उसको नमक के पानी में डुबा। सर फिर से सुनो, तुमने जब गैल्वेनिक सेल बनाया था तो ये मानते हो तुमने 2 कंटेनर लिए थे? हां सर 2 कंटेनर लिए थे। उन दोनों कंटेनर में तुमने नमक का पानी भरा था? हां सर नमक का पानी भरा था। कौन सा नमक भरा था? सर आपने कहा था वो नमक भरना है जिसमें वो मेटल आए जिस मेटल को आप इलेक्ट्रोड बनाकर उसी नमक के पानी में डिप करोगे। जैसे सर आपने जिंक की रॉड को डिप करा तो नमक का पानी में नमक में जिंक होना चाहिए, तो आपने ZnSO4 का नमक ले लिया था, तो ZnSO4 के नमक का पानी में Zn की रॉड को डिप किया। सिमिलरली सर जब आपने दूसरे कंटेनर में कॉपर की रॉड को डिप किया तो आपने कॉपर युक्त नमक ले लिया, बोले तो CuSO4 कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट एक्वस मीडियम में आपने ले लिया, तो ये कॉपर सल्फेट हो गया जिसको हम CuSO4 एक्वस कहते हैं। अब ये जब नमक के पानी में उसी मेटल की रॉड को डिप करोगे तो वो मेटल की रॉड 2 काम कर सकती है, मतलब 2 में से कोई एक काम कर सकती है, ऑप्शन 2 है उसके पास। या तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी, या तो वो रॉड बोलेगी कि भैया मैं इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती हूं, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिलीज कर देगी, अपने अंदर से लूज कर देगी। बोले तो उस इलेक्ट्रोड का क्या होगा? बोले तो उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा उस इलेक्ट्रोड का? उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा। अब उस ऑक्सीडेशन करने की उस इलेक्ट्रोड की जो खुद की टेंडेंसी होगी, जो खुद की क्षमता होगी, वो एक प्रकार से उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। मतलब वो किस टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे मेटल इलेक्ट्रोड्स एक ही टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, कोई बहुत जल्दी कर देंगे, कोई बहुत कम कर देंगे, कोई बहुत आराम से करेंगे। तो ये जो टेंडेंसी होगी ये हम किस आधार पर कैलकुलेट करेंगे? ये हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर कैलकुलेट करेंगे। इसी के लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कंसेप्ट को लेकर चलते हैं कि भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएगा कि कौन जल्दी ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडाइज वाला ज्यादा होगा मतलब वो जल्दी ऑक्सीडाइज कर सकता है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडाइज करने वाला कम होगा मतलब वो आराम से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। संपट पड़ी बात। मतलब मुद्दा ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता हो। इवन अगर कोई इलेक्ट्रोड बोले नहीं भाई मैं तो गेन करता हूं इलेक्ट्रॉन, जैसे डैनियल सेल की बात करें, जिंक ने लॉस करा, अच्छी बात है, तो वहां पर जिंक के लॉस करने की क्षमता, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ऑक्सीडेशन वाला, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा है। लेकिन उसी सेल में कॉपर क्या कहता है? कॉपर ये कहता है भैया कि मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करूंगा, क्योंकि जिंक से जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं उसे मैं गेन करना चाहता हूं। तो जब कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कॉपर की यह कहलाएगी रिडक्शन प्रोसेस, मतलब कॉपर खुद को रिड्यूस करना चाह रहा है, और जिस क्षमता से वो खुद को रिड्यूस करेगा, मतलब जिस टेंडेंसी से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उस टेंडेंसी को हम नापेंगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर, जिसको भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लेंगे। बस फर्क इतना होगा कि इस बार जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकला वो रिडक्शन का पोटेंशियल निकला। जिंक का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था लेकिन जिंक का वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। कॉपर का वही पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल होगा, क्योंकि कॉपर खुद को रिड्यूस कर रहा है। और कॉपर का जो पोटेंशियल है जरूरी नहीं दुनिया के सारे मेटल का वही पोटेंशियल होगा। भाई कॉपर अपनी क्षमता से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कोई और मेटल वो उसकी क्षमता से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सबकी क्षमता इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए अलग अलग होगी। तो भैया जब सबकी क्षमता इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए अलग अलग होगी तो सबका एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग वैल्यू का निकलेगा। कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रॉन गेन करने के दौरान इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, मतलब सर आप यह कहना चाहते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 2 प्रकार के होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 2 प्रकार के। कैसे? एक होगा इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एक होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
तो एक होगा इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर ये किसका होगा? भैया जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है, जो लूज करना चाहते हैं। जैसे डेनियल सेल में जिंक कॉपर के कॉम्बिनेशन में जिंक लूज करना चाहता था, तो जिंक का यह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा, इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन की क्षमता निकलेगी। और यही बात दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उनके लिए जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, यानी कि खुद को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा पोटेंशियल निकलेगा? इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल निकलेगा? इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको सिंपल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हो, इलेक्ट्रोड बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पता है कि वो इलेक्ट्रोड मेटल की रॉड का होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उन्हीं का पोटेंशियल होगा। तो ये दो तरीके के पोटेंशियल होते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि उन मेटल की जो ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, वो किस क्षमता से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, उसका एक पैरामीटर है, उसका एक मापदंड है ये, और वो मापदंड उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। इन द सेम वे कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे, जो बोलेंगे नहीं यार हमारे साथ जिसका कॉम्बिनेशन करा है उसके मुकाबले हम तो इलेक्ट्रॉन उससे गेन करेंगे। जैसे कॉपर कहता है जब उसको जिंक के साथ पटक दो तो कॉपर कहता है भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन गेन ही करूंगा, तो कॉपर चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन करना इसको रिडक्शन पोटेंशियल। अब वो जिस क्षमता से गेन कर रहा है उसका भी एक पैरामीटर, उसका भी एक मापदंड है, जिसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कह देंगे। तो संपट पड़ी बात, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का कंसेप्ट समझ में आया कि यहां पर हम पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं, क्षमता की बात कर रहे हैं। किसकी क्षमता की? मेटल की रॉड की, जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। उस मेटल के रॉड की किस चीज की क्षमता की? जो मेटल की रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती है उसके लूज करने की क्षमता की, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, और जो मेटल रॉड इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती है उसके गेन करने की क्षमता की, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल की। यह होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यह जरूरी क्यों होता है? क्योंकि आपको जो सेल का आउटपुट निकलेगा वो दोनों रॉड के कॉम्बिनेशन से निकलेगा। मतलब कितनी क्षमता से वो इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो कितनी क्षमता से लूज कर रहा है, वो प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले इलेक्ट्रोड की क्षमता की वो कितनी क्षमता से गेन कर रहा है। तो लूज करने वाले की क्षमता और गेन करने वाले की क्षमता क्लब होकर आपको पूरे सेल का एक वोल्टेज आउटपुट देगी, पूरे सेल का एक वोल्टेज आउटपुट देगी। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो क्लब करके पूरे सेल का पोटेंशियल बन जाता है। क्योंकि सेल क्या है? इलेक्ट्रोड से बनने वाला अरेंजमेंट, उसमें ये इलेक्ट्रोड होंगे ना, दोनों इलेक्ट्रोड होंगे ना, ऑक्सीडेशन वाला भी रिडक्शन वाला भी। तो दोनों की पोटेंशियल को जब क्लब कर दो, एक साथ लिख दो, एक साथ जोड़ दो, तो वो पूरे सेल का पोटेंशियल बन जाएगा, जिसको हम सेल वोल्टेज कह देंगे, जिसको हम सेल वोल्टेज कह देंगे। तो यही चीज है। तो अगर मान लो यहां पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे इस एग्जांपल को। इस एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? इस एग्जांपल में लिखा हुआ है कि अगर एक मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में है, अगर वो Mn प्लस में जाता है तो कब जाएगा? जब वो n इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया। Mn प्लस अगर पहले से है जो कि एक्वस फॉर्म में, और अगर वो n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो M सॉलिड बन गया, यानी कि उसने क्या दिखाया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाया। नाउ इफ इलेक्ट्रोड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट होगा। अगर कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करेगा, और अगर अगर अपना इलेक्ट्रॉन गेन करे, इफ इलेक्ट्रोड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो वो उसका क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो वो उसका क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा उसका आप कैलकुलेट करते हो रिडक्शन पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका कैलकुलेट करोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इतनी बात समझ पड़ी? ये जो लास्ट पॉइंट है ये मैं अलग से आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी तक ये समझ में आया किसका कौन सा पोटेंशियल निकालेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो इसका, ताकि हम आगे चर्चा कर सके। पहले इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगले पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। तो समझ में आया ये सब? अभी अपन ने बात कर ली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार के, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। अब
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कौन दिखाएगा? जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, और वो रॉड जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी यानी कि रिड्यूस होगी, वो रिडक्शन पोटेंशियल दिखाएगी। अब सवाल ये है कि सर ये दो पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे, आगे कल के आप कोई फॉर्मूला भी बताओगे जिसमें पोटेंशियल की वैल्यूज रखनी भी पड़ेंगी, तो ये बताओ ये दोनों पोटेंशियल याद करना जरूरी है या पढ़ना जरूरी है? कंफ्यूज तो नहीं होंगे हम? बिल्कुल होंगे कंफ्यूज। अरे तो मार्ट साहब फिर तो कुछ ऐसी चीज बताओ कि जिसमें हम लोगों को आसानी हो। अब तुम खुद सोचो, दिमाग लगाना। अगर कोई रॉड बोले, कोई भी मेटल की रॉड बोले कि भैया मैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करती हूं और ये एक्स पोटेंशियल से रिलीज करती हूं, मैं कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करती हूं और एक्स पोटेंशियल से रिलीज करती हूं, तो सोचो अगर उस रॉड को जो अभी इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एक्स पोटेंशियल बता रही है कि मैं इलेक्ट्रॉन को लॉस एक्स पोटेंशियल से कर सकती हूं, कल को अगर इसी रॉड को तुम्हें इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना पड़ जाए, तो कल को तुम कहो कि सर अब इस इलेक्ट्रोड को बोलो कि इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो क्या उसका पोटेंशियल उसी वैल्यू के उसके ऑपोजिट साइड में होगा कि नहीं होगा? मेरी बात समझना। अगर कोई रॉड बोले कि मैं इलेक्ट्रॉन एक्स पोटेंशियल से लूज करती हूं, एक्स पोटेंशियल से लॉस करती हूं, तो वही रॉड कल को इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो क्या वो माइनस एक्स पोटेंशियल से नहीं करेगी? वैल्यू तो सेम रहेगी, बस उतनी ही क्षमता वो माइनस में लगा देगी। जैसे हम एक फोर्स लगाते हैं, मैंने एक फोर्स से 10 न्यूटन से किसी को इधर धक्का दिया, न्यूटन का तीसरा नियम यही कहता है कि अगर तुम एक इंसान को उसके गाल पे चाटा मारोगे तो उसका गाल भी तुम्हारे हाथ पे मारेगा। जितना दर्द उसके गालों पे हुआ है उतना ही दर्द तुम्हारे हाथों पे भी होगा। मतलब जितने फोर्स से तुम किसी बॉडी को पुश करोगे, मान लो 10 न्यूटन से किसी बॉडी को तुम पुश कर रहे हो, तो वो बॉडी भी अपनी तरफ से 10 न्यूटन से तुम्हें पुश करेगी। बस अंतर क्या रहेगा? तुम 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, वो लगाती है राइट टू लेफ्ट, मतलब डायरेक्शन बदल गई बस। इन द सेम वे अगर कोई मेटल बोलता है मैं एक्स पोटेंशियल से, एक्स वोल्टेज से, पोटेंशियल का यूनिट क्या होगी? वोल्टेज होगी। ये जो यूनिट में मैंने बताई है समझना जरूरी है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कगार पे आता है या गेन करने की कगार पे आता है, तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वोल्टेज में कैलकुलेट किया जाता है, वोल्टेज में। क्योंकि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी भाग रहा है या कितनी आराम से आ रहा है, ये सारी बातें वोल्टेज पर असर डालती है। जो घरों में बिजली आती है ना, कहते हैं हाई वोल्टेज आ रहा है, मतलब बिजली बहुत, इलेक्ट्रॉन बहुत लपक के आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। और वही बोल दो कि यार बहुत लो पोटेंशियल है, वो देखो ट्यूबलाइट बहुत इंटेंसिटी में जलती थी लेकिन अभी नहीं जम रही, डिम हो गई, तो इसका मतलब क्या है? वोल्टेज कम आ रहा है तुम्हारे घर में, यानी कि इलेक्ट्रॉन की रफ्तार जो है उस वायर में जिसमें करंट बह रहा है, उस वायर में इलेक्ट्रॉन के भागने की रफ्तार स्लो है, वोल्टेज कम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज होगा या गेन होगा, इसकी जो क्षमता होगी, इसकी क्षमता हम वोल्टेज में निकालेंगे। तो अगर कोई मेटल बोलता है कि मैं एक्स वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता हूं, तो हमने कहा कल को तुम्हें इलेक्ट्रॉन गेन करना हुआ तो तुम माइनस एक्स वोल्टेज से गेन करोगे। एक्स वोल्टेज से अगर लूज कर रहे हो तो माइनस एक्स वोल्टेज से क्या करोगे बाबू? गेन करोगे। तो ये माइनस एक्स वोल्टेज से गेन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमेरिकली जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकली जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू बिल्कुल इक्वल होगी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी। बस अंतर क्या होगा? सिर्फ एक नेगेटिव का। ये बिल्कुल इक्वल होंगी लेकिन अंतर क्या होगा? सिर्फ एक माइनस का। क्योंकि कोई मेटल जिस वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा बिल्कुल उसके ऑपोजिट वोल्टेज से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एज सिंपल एज दैट। अगर वो लूज करता है एक्स वोल्टेज से तो फिर वो गेन करेगा माइनस एक्स वोल्टेज से। यह है सिंपल सी बात। अब तुम्हारा काम आसान हो गया क्योंकि अब तुमको सिर्फ
एक वैल्यू को याद रखना, या तो ऑक्सीडेशन को कर लो या रिडक्शन को कर लो। अब तुम्हें दोनों वैल्यू को याद नहीं करना है। अगर मैं बोलूं कि कॉपर का जो पोटेंशियल है वो 0.34 है, मान लो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 0.34 वोल्ट। ये 0.34 कहां से कैसे आएगा ये सब मैं अभी चर्चा करूंगा, लेकिन मान लो अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 है रिडक्शन का, उसके गेन करने की क्षमता है, तो कल को अगर कॉपर से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना पड़े तो लूज करवाने की क्षमता कितनी होगी? -0.34, -0.34। अगर गेन करने की क्षमता +0.034 थी तो लॉस करने की क्षमता -0.34 हो जाएगी। संपट पड़ी क्या बात? क्लियर हो गया? अभी इस पर और अपन चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे रूप में जो शुरुआत में है वो इतना तुमको समझ में आ जाना चाहिए, एंड आई होप समझ में आ गया होगा। दिस इज अबाउट द पोटेंशियल। यही चीज हमने आगे अगली स्लाइड के लास्ट पॉइंट में बताई है, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैं तुम्हें लेने दूंगा। पहले तुम इसका और स्क्रीनशॉट एक बार और ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। टीप लिया ये, अब आगे चलते हैं। देखो अगली चीज क्या लिखी है। ऊपर का पॉइंट अपन ने लिख लिया था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। If the oxidation potential of an electrode is x volts, then its reduction potential is -x volts. तो अगर किसी के ऑक्सीडाइज होने की क्षमता x है तो उसके रिड्यूस होने की क्षमता -x होगी। वैल्यू वाइज वो सेम रहेगा, बस माइनस का डिफरेंस रहेगा। अगर किसी की ऑक्सीडेशन होने की क्षमता -y है, मतलब मान लो ऑक्सीडेशन होने की क्षमता -y है, तो रिड्यूस होने की क्षमता +y होगी। एक बात क्लियर हो गई? बिल्कुल ठीक। अब यह चीज भी समझ में आना जरूरी है कि सर प्लस वैल्यू कौन सी होगी और माइनस कौन सी होगी। जैसे आपने लिखा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x है, पॉजिटिव x, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव x है। तो क्या हर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो x हो, y हो, z हो, क्या वो पॉजिटिव होगा? और क्या रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा अलग अलग मेटल का जो x होगा, y होगा, वो z होगा, वो सब माइनस में ही होंगे? -x, -y, -z? तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट होता है। कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0.34 वोल्ट होता है पॉजिटिव का। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 होता है दोनों रिडक्शन ही पोटेंशियल्स। कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल है, जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल मैंने तुम्हें बताया है। हालांकि जब जिंक को कॉपर के साथ लगाओगे तो जिंक का फिर रिडक्शन नहीं निकलेगा, ऑक्सीडेशन निकलेगा। लेकिन मान लो जिंक का भी गेन करने पर आ जाता तो उसका पोटेंशियल जो निकलता वो -0.76 निकलता, -0.76 रिडक्शन, और कॉपर का +0.34। तो दोनों रिडक्शन है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में। तो यह बात कभी नहीं है इसमें एक सार्थक कि हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होंगे या रिडक्शन पोटेंशियल्स नेगेटिव होंगे। जो इलेक्ट्रोड सेल में लगने के बाद, खुद से जो काम करे, मतलब अगर वो लूज करे इलेक्ट्रॉन तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर वो गेन करे तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल, इनमें से जो काम वो खुद से करे, स्पॉन्टेनियसली करे, उस पोटेंशियल को आप हमेशा पॉजिटिव लोगे। संपट पड़ी क्या बात? जो इलेक्ट्रोड सेल में कौन से सेल में लगने के बाद अभी चर्चा करेंगे, खुद से जो चीज करे, जो हरकत वो खुद से करे, भैया ऑक्सीडाइज होने की हरकत वो खुद से कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव लिखना। अगर वो रिड्यूस होने की हरकत खुद से कर रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल फिर तुम पॉजिटिव लिखना। जो हरकत वो खुद से करेगा, स्पॉन्टेनियसली करेगा, उसे तुम पॉजिटिव लोगे। और कौन से सेल में? जब आप उसको शी से कनेक्ट करोगे। शी क्या है अभी चर्चा करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। शी क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उस पर चर्चा करेंगे। अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है। ये जो यहां पर बनाया गया ये एक शी है, ये एक शी है, अभी इस पर चर्चा करेंगे अपन। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ गए, मतलब मोटे रूप में आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का होता है।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। बस दोनों वैल्यू वाइज, वैल्यू मतलब अगर इनका मॉड लेकर चलूं तो वैल्यू वाइज दोनों बिल्कुल सेम होंगे, वैल्यू वाइज दोनों बिल्कुल सेम होंगे किसी एक पर्टिकुलर मेटल के प्रति, किसी एक पर्टिकुलर मेटल के प्रति दोनों की वैल्यू सेम होगी, अंतर सिर्फ एक नेगेटिव का होगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि उस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होगा या उस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ये तो ये पता चलेगा जब उसको शी से कनेक्ट करोगे। शी क्या है वो आगे अब समझाता हूं। शी से जब कनेक्ट करोगे तो वो खुद से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो फिर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। और अगर वो खुद से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है शी से लगने के बाद, तो फिर उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। इतना अंतर है। क्लियर हुआ ये चीज? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग आगे और चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेकर, और आगे हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट किस चीज से करेंगे? तो जनरली ये ई से डिनोट होता है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। किसी भी मेटल का एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। जैसे हमने अगर इलेक्ट्रोड मेटल की बात करनी है तो जैसे हमें मेटल की बात करनी है तो हमें कंटेनर ले लेते हैं, उसमें एक हाफ सेल बनाते हैं। पहले ये एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में हमने जिंक सल्फेट भर दिया और ये जिंक की रॉड ले ली। मतलब क्या क्या इसमें, ये जिंक सल्फेट है ZnSO4 जो किसमें, एक्वस में है। ये किसकी रॉड है, ये जिंक की रॉड है। अब इसको क्या करा, एक वायर से कनेक्ट कर दिया, इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया आगे चलकर, जो दूसरे कंटेनर में जाएगा। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। अब मान लेते हैं कि ये किसी ऐसे कंटेनर से आगे चलकर कनेक्टेड है जो इससे इलेक्ट्रॉन निकलवा रहे हैं, मतलब जो इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहे हैं। तो एक बात तय हो गई, जिंक खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिंक खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। मतलब अब तुम इस जिंक की रॉड का क्या कैलकुलेट करोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये खुद से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ये तो तुम्हें अरेंजमेंट बता देगी, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बता देगा। गैल्वेनोमीटर बोलेगा जहां डिफ्लेक्ट हुआ वहां बोलेगा कि करंट वहां बह रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम मान लेना इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो तुम्हें पता चल जाएगा जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि गेन कर रहा है। अभी मैं मान लेता हूं कि जिंक मेरे अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, तो उसका क्या कैलकुलेट किया जाएगा, उसका कैलकुलेट किया जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसका क्या कैलकुलेट किया जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो उसका क्या निकलेगा, पॉजिटिव। तो फिर जो भी उसका रिडक्शन, ऐसा नहीं उसका रिडक्शन नहीं निकाल सकते। अगर कोई ऐसा सेल ले लेते कि कल कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता, तो उसके लिए फिर अलग से वोल्टमीटर की रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है। जो इसका इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया ना पॉजिटिव में, वही उसका उस समय रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, बस वो रिडक्शन पोटेंशियल किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। क्लियर हो गया? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वाइज सेम रहते हैं, सिर्फ उनके साइन बदल जाते हैं, प्लस और माइनस। तो ये जिंक जब मैंने इसको अरेंज किया किसी सेल के साथ, किसके साथ करूंगा, ये मैं शी के साथ करूंगा। यहां पर मैं कॉपर नहीं बना रहा हूं, नहीं तो तुम बोलोगे सर सर्किट पूरी करो यहां कॉपर बनाओ। कॉपर के साथ फिर वो जिंक का पोटेंशियल नहीं आएगा, वो जिंक और कॉपर दोनों का मिलाकर पोटेंशियल आएगा। मैं यहां पर अभी शी के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं। शी क्या है ये अगले वीडियो में तुम्हें अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि शी इसके बाद ही आता है टॉपिक में, वो मैं समझा दूंगा तुमको। लेकिन मान लो शी एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा डब्बा, एक ऐसा कंटेनर है जो जिंक का पोटेंशियल बता सकता है। अब शी ही क्यों बता सकता है, करेंगे इस पे चर्चा। लेकिन अभी जिंक का क्या कर रहा है, शी से लगने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो जिंक का जो पोटेंशियल आएगा स्पॉन्टेनियस, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, और वो स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल हम पॉजिटिव मानेंगे।
और फिर नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद से नहीं हो रहा है, कल को अगर रिडक्शन इसको करवाना पड़े तो वो पोटेंशियल इसका नेगेटिव आएगा। कंसेप्ट क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसको एक और तरीके से एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देकर समझाता हूं। पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, मान लो अब कहानी दूसरी हो गई। कहानी दूसरी क्या हो गई? ध्यान से देखेंगे यहां पर। कहानी दूसरी जो हो गई वो क्या हो गई? ध्यान से देखेंगे यहां पर। कॉपर की बात कर लेते हैं। ये मैंने कॉपर का एक कंटेनर बनाया, इसमें अपन ने कॉपर सल्फेट को भर दिया और इसमें जो रॉड लगा दी वो कॉपर की रॉड लगा दी, डिप्ड कर दी और वायर से कनेक्ट कर दिया। अब ये कॉपर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जो वहां से लॉस हुए थे उसको गेन करेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता निकलेगी। कब? जब ये इलेक्ट्रोड अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड है। ये बात याद रखना, ये रॉड किसकी है? कॉपर की रॉड है। किसमें डिप्ड है? कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप्ड है। तो जब मेटल की रॉड उसी के मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप होगी, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया था, तो वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है मेटल हवा में रखा हुआ और तुम तब बोल रहे हो कि सर इसने तो इतने इलेक्ट्रॉन इस क्षमता से गेन कर ली है। कोई काम के नहीं वो क्षमता। इसको इसके नमक के पानी में डिप तो करो भाई पहले, और जैसे ही नमक के पानी में डिप करोगे, अब जो क्षमता आएगी और जो खुद से आएगी उस क्षमता को तुम पॉजिटिव मानोगे। तो अब मैंने मान लो यहां शी से कनेक्ट कर दिया। शी मैं अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो मैं लिख देता हूं, यहां पर एक और कंटेनर होगा एंड दैट विल बी शी। ये शी क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जो इसके अगले वीडियो में तुम पढ़ोगे। ये क्या करता है, कैसे क्षमता निकाल सकता है, सब चर्चा करेंगे। तो ये शी से जब इसको मैंने कनेक्ट करा तो मैंने देखा कि कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और जब कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वहां पर मैं उसका क्या निकालूंगा? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। और क्योंकि अपने से ये रिड्यूस कर रहा था खुद को, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा 100% वो किस वैल्यू में लिया जाएगा? पॉजिटिव में, क्योंकि रिड्यूस ये खुद से कर रहा है। और फिर कल को अगर ये ऑक्सीडाइज करे, आज शी के साथ लगा है तो रिड्यूस कर रहा है, कल किसी और के साथ लगेगा तो ये क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। तो फिर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुम्हें अलग से उस समय नहीं निकालना, जो अभी निकाल लिया ना आज। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बस वही होगा, सिर्फ अंतर किसका होगा? साइन का अंतर होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू नेगेटिव, जो भी आएगा वैल्यू वाइज दोनों सेम रहेंगे। अगर ये 10 है तो ये पॉजिटिव 10 होगा, तो वो -10 हो जाएगा। बस इतना अंतर है। आई होप ये समझ पड़ा होगा। बहुत डिटेल में मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दिए। ये सिर्फ एक क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन के भागने की। अब वो भागते वक्त निकल रहा है कि आ रहा है, उस हिसाब से वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में क्लासिफाई होगा। और उस भागने की क्षमता को हम वोल्ट मीटर से कैलकुलेट करते हैं। वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आती है वो हमें वैल्यू देती है। लेकिन ऐसा नहीं कि कॉपर की निकाल ली तो कॉपर की जिंक के साथ निकाल लो, तो वो इलेक्ट्रॉन जो भगेगा वो दोनों की वजह से भग रहा है, जिंक की वजह से भी, कॉपर की वजह से भी। इसलिए वो अकेले कॉपर की पोटेंशियल नहीं मानी जा सकती, वो पूरे सेल की पोटेंशियल मानी जाती है। अकेले कॉपर की कैसे निकालेंगे? जब इसको शी से कनेक्ट करेंगे। शी क्या है अगले वीडियो में बात करेंगे। समझ पड़ी क्या मेरी बात? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये चीज क्लियर समझ में आई। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, आई होप इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसी पर आगे थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो थोड़ा सा वर्ड और बदल दिया, घबरने की लेकिन बात नहीं है, घबरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इसमें बस एक वर्ड जोड़ दिया जो कि है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है तुम समझना मेरी बात को। स्टैंडर्ड वर्ड क्यों यूज किया गया? जब तुम किसी इलेक्ट्रोड को उसके नमक के पानी में रखते हो तो इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेंगे। अब वो दूर भागेंगे कि ये पास आएंगे, ये एक अलग बात है, वो तो उस इलेक्ट्रोड के पे डिपेंड करता है। लेकिन जो भी करेंगे वो उसका पोटेंशियल होगा। अगर दूर भागते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर उसके पास आते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन ये कब नापते हैं? जब हम इलेक्ट्रोड को उसके नमक के पानी में डिप करते हैं। क्या तुमने मुझसे यह पूछा कि सर वो नमक के पानी में नमक का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए?
मतलब भैया अपन ने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, थोड़ा पानी भरा और उसमें एक चुटकी सिंदूर नहीं होए, तुम अलग ही चलते हो एक चुटकी सिंदूर की कीमत। एक चुटकी नमक डाल दिया और फिर एक मेटल की रॉड को डिप कर दिया, उसी मेटल की रॉड जिसमें जो नमक में जो आयन है उसी मेटल की रॉड को डिप कर दिया। मान लो इलेक्ट्रॉन भागा तो एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकला। अगर मैं 2 चुटकी नमक डाल दूं तो क्या इलेक्ट्रॉन भागने वाला जो है क्या वो उतनी ही क्षमता से भागेगा कि क्षमता बदलेगी? क्षमता बदलेगी। मान लो 4 चुटकी नमक और डाल दूं तो क्या उतनी क्षमता से भागेगा? उतनी क्षमता से नहीं भागेगा, ये फिर अपनी पोटेंशियल बदलेगा। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन है नमक का उस सॉल्ट सॉल्यूशन में, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निर्भर करता है। अब क्या होगा, मैं यहां एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मैंने 1 चम्मच नमक डाला तो मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और आया कॉपर का, और तुम भी अपने घर में कॉपर सल्फेट डालकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन तुमने कॉपर सल्फेट के 4 चम्मच डाल दिए तो तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और आएगा। अब तुम बोलोगे सर आपका पोटेंशियल कुछ और, हमारा पोटेंशियल कुछ और, जबकि दोनों का निकल गया रिडक्शन पोटेंशियल ही रहा है। तो वो अंतर कहां आया? अंतर ये आया कि मैंने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला, तुमने 4 चम्मच डाला। इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पर बात करनी होगी, मतलब हम दोनों को एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन पर ही पोटेंशियल निकालना होगा। नहीं तो दुनिया में तो ऐसे जितने लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे सबका अलग अलग पोटेंशियल आएगा, तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक कांस्टेंट वैल्यू का कभी नहीं निकलेगा। तो अगर उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक कांस्टेंट वैल्यू का निकालना है तो सबसे पहले सब लोगों के लिए कंसंट्रेशन उस नमक का जो नमक के पानी में है उसका 1 होना चाहिए। अब वो 1 कितना होना चाहिए? इट शुड बी 1 मोलार, मतलब जो कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं वो 1 मोलार होना चाहिए। सो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वो सॉल्ट सॉल्यूशन जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू 1 मोलार। मतलब कोई भी नमक का पानी हो, कोई भी, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहे हो, चाहे रिडक्शन निकाल रहे हो, चाहे जिंक सल्फेट हो, चाहे कॉपर सल्फेट हो, चाहे आयरन सल्फेट हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होना चाहिए नमक का वो 1 मोलार होना चाहिए, यानी कि उसकी मोलारिटी 1 होनी चाहिए। मतलब दैट नमक शुड बी प्रेजेंट इन 1 मोल्स पर लीटर। उस नमक का 1 मोल होना चाहिए पर लीटर, तब तुम एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे। और ना सिर्फ कंसंट्रेशन, बल्कि अगर टेम्परेचर भी तुम्हारा मेरा अलग अलग रहा, मेरा नमक का पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, तुम्हारा नमक का पानी 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, तो 20 और 30 डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उस वजह से भी पोटेंशियल अलग अलग आएगा तुम्हारा और मेरा। और फिर जितने लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर सबका टेम्परेचर अलग है तो सबका पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग आएगी, सेम नहीं आएगी। और ये पोटेंशियल की वैल्यू यूनिवर्सली सेम होनी चाहिए। तो वो सेम कब होगी? जब हम टेम्परेचर भी एक रखेंगे। तो हम एक टेम्परेचर रखेंगे जिसमें हम एक टेम्परेचर रखेंगे जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाएगा, यानी कि 273 केल्विन, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाएगा, जो कि होगा कितना? 273 केल्विन। मतलब जरूरी है कि मेरा जो पानी होगा नमक वाला वो भी 273 केल्विन पर होगा और तुम्हारा नमक का पानी भी 273 केल्विन पर होगा, तब तुम्हारा पोटेंशियल और मेरा पोटेंशियल रॉड का सेम आएगा। दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिल्कुल सेम आएगा। और मान लो अगर कोई इलेक्ट्रोड गैस की है, अब तुम बोलोगे सर गैस की कैसे हो सकती है, हम तो मेटल की इलेक्ट्रोड बनाते। मैंने तुमसे कहा ना, एक शी करके एक इलेक्ट्रोड बनेगी जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड होगी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन तो गैस है, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, बट उसकी भी इलेक्ट्रोड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे वो शी में जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड जो बनेगी वो हाइड्रोजन की गैस से बनेगी। अब उस गैस का जो प्रेशर होगा उसको भी स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने हाइड्रोजन गैस किसी और प्रेशर की यूज करी और तुमने हाइड्रोजन गैस किसी और प्रेशर की यूज करी तो तुम्हारा और मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग आएगा।
जो कि नहीं आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो फिर वो प्रेशर भी हमें सेम रखना पड़ेगा, एंड दैट प्रेशर विल बी नथिंग, बट वो प्रेशर होगा 1 atm। ये भी स्टैंडर्ड प्रेशर होगा, ये होगा कितना 1 atm, स्टैंडर्ड प्रेशर होगा, तो इट हैज टू बी 1 atm। अगर किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ये कंडीशनें आपने फिक्स कर दी सबके लिए, ये कंडीशन फिक्स कर दी आपने सबके लिए, तो इस कंडीशन को बोला जाता है स्टैंडर्ड कंडीशंस। इन कंडीशंस को बोला जाता है स्टैंडर्ड कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस? स्टैंडर्ड कंडीशंस। और बाबू जो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे पोटेंशियल निकलेगा, जो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा, उस पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल कह देंगे, बात खत्म। उस पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल कह देंगे, क्योंकि वो पोटेंशियल जो रहेगा वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा। क्लियर हो गया? तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल सबके क्या होने चाहिए? ग्लोबली सेम होने चाहिए। तुम अपने घर में, तुम कहीं भी बैठे हो, मैं कहीं भी बैठा हूं, अगर हम कॉपर का एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ही निकलना चाहिए। तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, वैल्यू वाइज वो एक ही होना चाहिए, बिल्कुल। क्लियर हो गया? और ये तब होगा जब हम दोनों स्टैंडर्ड कंडीशंस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, यानी कि तुम्हारी जो लैब कंडीशंस है और मेरी जो लैब कंडीशंस है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कि जो नमक का पानी भरा वो 1 मोल पर लीटर से भरा, टेम्परेचर जो था उस समय वो 273 केल्विन था उस कंटेनर का जिसमें नमक का पानी भरा है, और जो प्रेशर है, अगर गैस का कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हो तो प्रेशर कितना होना चाहिए? प्रेशर 1 atm होना चाहिए, 1 atmosphere, which is a unit of pressure. Then these conditions will be regarded as standard conditions, और इस पर जो पोटेंशियल निकलेगा वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा। ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई से डिनोट होता है, राइट? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई से डिनोट होता है, लेकिन अगर तुम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो तो उसके ऊपर एक डिग्री का साइन बना देना, जिसको हम ई नॉट कहते हैं। अब ये ई नॉट हो गया, तो ई नॉट विल बी रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट विल बी रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट। ई नॉट विल बी रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसी बात को हम थ्योरी में और समझ लेते हैं, जल्दी से इसकी थ्योरी को लपक लेते हैं। थ्योरी में लिखा है, इफ द इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन 1 मोलार कंसंट्रेशन, देखो क्लियर बोल दिया, 1 मोलार कंसंट्रेशन होना चाहिए ऑफ इट्स ओन आयंस एंड द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 273 केल्विन। मैंने कहा ना, टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड एट 273 केल्विन and the pressure should be equal to 1 molar, pressure जो concentration should be equal to 1 molar. So then the electrode potential is called as standard electrode potential. It is denoted by E naught. E naught. ये मेरा E थोड़ा सा कर्वी E होता है, बट तुम चाहो तो ये स्पेसिफिक E भी बना सकते हो, दोनों बात एक ही, E naught. And if the gas is involved, अगर कोई गैस इन्वॉल्व है कहीं पे भी, देन द कंडीशन चोजन आर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। तो फिर जो प्रेशर होगा वो भी मायने रखेगा, क्योंकि जब गैस आ जाती है तो उसके लिए प्रेशर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गैस के लिए प्रेशर मायने रखता है, एंड प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो तुम्हारा मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस गैस के प्रति सेम नहीं आएगा जो कि आना चाहिए था। क्लियर हो गया? तो वो आएगा कैसे? 1 atm का प्रेशर जब हम यूज करेंगे। क्लियर हुआ? 1% भी कहीं कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो कि सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अंतर क्या है? क्लियर हो गया? और पूछना कैसे? अभी तो तुम नहीं पूछ सकते, अभी तुमको वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसको लिखना है कि सर ये वाला हमको डाउट है। मैं हर कमेंट को बहुत बारीकी से देखता हूं और मैं 100% आपको आपके कमेंट का रिवर्ट करूंगा, या वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस बच्चे ने कमेंट पूछा था तो उसके लिए यहां पर समझ लो, नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए आप जरूर फीडबैक देना, अच्छा लगे, बुरा लगे, कोई कमी लगे, जो चीज लगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में सब लोग जरूर बताना। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आगे हम फॉर्मूले कहीं यूज करेंगे, जो कि करने हैं, जो कि मैं बताऊंगा कहां करने हैं,
जिसमें आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी लिखना है, तो वहां कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखोगे? ऑब्वियसली वो जो यूनिवर्सल एक होता है, जो यूनिवर्सली एक होता है, ग्लोबली एक होता है, वो कौन सा है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कहीं पे भी फॉर्मूला आएगा तो ज्यादातर मैं ये ई नॉट यूज करूंगा, ये मैं ई नॉट यूज करूंगा। तो ई नॉट फॉर्मूले में जहां यूज हो रहा है तुम समझ जाना ये स्टैंडर्ड वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैलकुलेटेड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। एंड व्हाट आर स्टैंडर्ड कंडीशंस? दीज आर स्टैंडर्ड कंडीशंस। क्लियर हुआ? लपक के इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। ये समझ में आया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? सिंपल, जो स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करें उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब आगे, सर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट होगा कैसे और इसको हम लिखेंगे कैसे? मुद्दे की बात तो समझो इस बात को कि मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं जो कि डायग्राम में बना भी हुआ है कि उन्हें जिंक का एग्जांपल दिखाया है, तो अब क्या होगा कि तुम्हें एक कंटेनर लेना पड़ेगा जिसमें तुम्हें जिंक के नमक युक्त पानी भरना पड़ेगा, मतलब जिंक के नमक का पानी भरना पड़ेगा जिसमें जिंक के आयंस मौजूद हों। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहां पर एक कंटेनर ले लेते हैं। ये कंटेनर अपन ले रहे हैं, ये कंटेनर अपन ने ले लिया, इसमें अपन ने एज यूजुअल जिंक सल्फेट भर दिया। अच्छा, मैं जिंक सल्फेट लेता हूं, आप जिंक नाइट्रेट भी ले सकते हो, या और कोई आपको जिंक का सॉल्ट समझ में आया आप वो भी ले सकते हो, उसका एक्वस फॉर्म। जैसे इन्होंने इसमें जिंक नाइट्रेट लिया है, क्लियर देख रहे होगे आप, Zn+2 और NO3- बन रहा है, मतलब जिंक नाइट्रेट के आयन से आप जिंक नाइट्रेट लो, जिंक सल्फेट लो, जिंक क्लोराइड लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें क्या करोगे आप? इलेक्ट्रोड किसका डिप करोगे? या आप जिंक का इलेक्ट्रोड डिप करोगे। तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड आपने इसमें डिप करा, ये आपका जिंक हो गया। ध्यान से सुनते चलना मेरी बात को। अब तुम्हें इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन या तो भगाने होंगे या फिर निकालने होंगे, वो तो तब पता चलेगा जब ये किसी से कनेक्ट होगा, और वो तुम नहीं भगाओगे या तुम नहीं लेकर आओगे, वो खुद से जो काम करेगा वो तो करेगा, उसको कोई रोकने वाला है ही नहीं आज तक। लेकिन अब मेरे साथ समस्या क्या है कि ये रॉड तो जिंक की है, ये कंटेनर में जिंक सल्फेट भरा हुआ है, मतलब यहां पर इस कंटेनर से मैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, मतलब मैं यहां से जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहता हूं। उसके लिए मुझे किसी एक ऐसे कंटेनर यानी कि इस सेल को कंप्लीट करने की आवश्यकता है जिसमें जिंक का इलेक्ट्रॉन मुझे हरकत करता हुआ नजर आए, क्योंकि जब तक वो इलेक्ट्रॉन हरकत समझ गए ना इलेक्ट्रॉन की, या तो जिंक से निकले या फिर जिंक के पास आए, और वो जो हरकत करेगा, मान लो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो कितनी क्षमता से निकल रहा है उसको नापने के लिए मैं बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा। सिंपल, क्या करूंगा इसमें, मैं बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा। तो ये एक मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया भैया, ये एक मेरा वोल्ट मीटर हो गया। अब इसमें जो भी रीडिंग आएगी, वॉट एवर बी द रीडिंग, वो इसकी जिंक की होगी। लेकिन अब मेरे पास एक समस्या है, मेरे साथ एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि इधर से मान लो अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन भगाना है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लूं कि इलेक्ट्रॉन भगाना है, तो मुझे इस सेल को पूरा तो करना पड़ेगा ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 है। तो मुझे यहां पर कोई और अरेंजमेंट चाहिए, यहां पर भी एक कंटेनर चाहिए, यहां पर भी एक मेरे को ऐसा कुछ कंटेनर चाहिए, उसमें भी कोई नमक का पानी होना चाहिए, उसमें भी कुछ नमक का पानी होना चाहिए, उसमें भी एक इलेक्ट्रोड होनी चाहिए जो उसके अंदर डिप्ड हो, और जब वो इलेक्ट्रोड डिप्ड होगी तो वो सारी चीजें मिलेंगी मेरे को, क्योंकि जब तक ये सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां, इससे तो निकलना, चलो मान लिया, लेकिन जा किसके पास रहे, डेस्टिनेशन भी तो पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसको कॉपर मान लूं जैसे कि डैनियल सेल में मानता हूं, तो भी मेरे साथ एक दिक्कत है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैंने यहां पर कॉपर सल्फेट ले लिया, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया, ये रॉड किसकी हो गई बाबू, ये रॉड हो गई कॉपर की मान लो।
तो ये रॉड कॉपर की हो गई, और मैंने मान लो ये पूरा कनेक्ट कर दिया, बीच में सर्किट पूरा करने के लिए सॉल्ट ब्रिज भी डाल दिया। चलो बीच में सर्किट पूरा करने के लिए मैंने दोनों में सॉल्ट ब्रिज भी डाल दिया। चलो सर्किट पूरा हो गया, सब कुछ तैयार हो गया। अब वोल्ट मीटर में रीडिंग भी आ गई, लेकिन अब दिक्कत यह है कि क्या ये वोल्ट मीटर की रीडिंग अकेले जिंक की है? भैया यहां पर तुमने कॉपर भी लगाया है, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो अकेले जिंक की नहीं है, बल्कि जिंक और कॉपर की साथ में। मेरी बात को समझना, वोल्ट मीटर तुम्हें एक पोटेंशियल देगा, इलेक्ट्रॉन के भागने का पोटेंशियल देगा, लेकिन वो ये कहेगा कि ये पोटेंशियल जिंक से इलेक्ट्रॉन भागने का भी है और कॉपर के पास आने का भी है, क्योंकि कॉपर उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना, तभी तो जिंक पर से भाग रहे। मतलब कॉपर खींच रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। कॉपर बोल रहा होगा कि भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मैं अपने पास ले आऊंगा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर अपने पास ले आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो जिंक अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे रहा है, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर खींच भी रहा है। तो एक जिंक जो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है और एक कॉपर जो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, ये दोनों की मिलाकर टेंडेंसी आएगी जो वोल्ट मीटर आपको देगा। इसमें अकेले जिंक का हाथ नहीं है, इसमें कॉपर का भी हाथ है। मान लो एक बॉल है, या चलो एक इंसान है, उसको तुम 10 न्यूटन फोर्स से इधर खींच रहे हो, 10 न्यूटन फोर्स से इधर खींच रहे हो, मतलब इधर धक्का दे रहे हो, सॉरी पुश कर रहे हो, और इधर तुम्हारा एक और दोस्त बैठा है जो उस इंसान को 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है। तो वो इंसान की जो एनर्जी बनेगी इस तरफ जाने की, वो एनर्जी तुम्हारे धक्का देने की वजह से भी आएगी और इसके खींचने की वजह से भी आएगी, यानी कि टोटल 20 न्यूटन के हिसाब से आएगी। अगर मैं इसको फिजिक्स की भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो संपट पड़ा ये बात। यानी कि पुश और पुल दोनों के वैल्यू पर यह आधारित होगा कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी क्षमता से वहां पर मूव कर रहा है, और वही क्षमता आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग में आएगी। लेकिन फिर तुम कहोगे सर फिर तो हम फंस जाएंगे। किसमें फंस जाएंगे? सर जिंक और कॉपर की हमें साथ में नहीं चाहिए, हमें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ जिंक का चाहिए, और जिंक का चाहिए तो सर जिंक को इलेक्ट्रॉन भगाने के लिए कोई तो ऐसा लगाएंगे, तो मतलब वोल्ट मीटर तो कभी जिंक की अकेले रीडिंग नहीं देगा। नहीं, यहीं पर तो कैच है। बिल्कुल देगा भाई साहब, बिल्कुल देगा। कैसे देगा अब वो मैं तुमको बताता हूं। मतलब एक चीज तो यहां क्लियर हो गई कि तुम कॉपर नहीं रख सकते। ये कॉपर का जो तुमने पूरा अरेंजमेंट तामझाम कर रखा है, ये तुम नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपर अगर रखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन खींचने की भी क्षमता दिखाएगा वोल्ट मीटर, और तुम्हें सिर्फ जिंक के धक्का देने की क्षमता चाहिए। तुम्हें यह जानना है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन को किस क्षमता से धक्का दिया, जिंक इलेक्ट्रॉन से कितनी क्षमता से भागे, वो रीडिंग तुम्हें सिर्फ चाहिए। यहां तो इसकी भी रीडिंग आएगी और इसकी भी रीडिंग आएगी। तो अब तुम्हें सिर्फ अकेले जिंक की रीडिंग कैसे मिलेगी? तुम कॉपर की जगह पर यहां पर कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोड रखो, कोई एक ऐसी अरेंजमेंट करो जो उन इलेक्ट्रॉन को ना खींचे। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोड रखो जिसकी ना इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई चाहत हो, ना इलेक्ट्रॉन को खींच पाए, और ना ही इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई नफरत हो, ना ही इलेक्ट्रॉन को धक्का दे पाए। इस साइड तो तुम वो रखो मेटल, लेकिन उस मेटल के साथ कॉम्बिनेशन एक ऐसी चीज का बनाओ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रति ना कोई चाहत है, ना कोई नफरत है। कोई उसको इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो वो खुशी खुशी रख लेता है, मना नहीं करता है, और कोई उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है तो वो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन निकालने भी दे देता है, रोकता नहीं है। तुम्हें एक ऐसे इलेक्ट्रोड की जरूरत है। अब क्यों ऐसे इलेक्ट्रोड की जरूरत है? क्या होगा उससे? अगर मान लो तुम एक ऐसा इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो जिसके इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत नहीं है, यहां पर वो इलेक्ट्रोड रखते हो कॉपर की जगह पर, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो इलेक्ट्रोड उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा। वो इलेक्ट्रोड मतलब कोई ताकत नहीं लगाएगा उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। यहां पर कुछ ऐसा रखते हो तो, और फिर
इस वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी वो सिर्फ एक तरफ की रीडिंग आएगी, यानी कि वो सिर्फ जिंक के धक्का देने की रीडिंग आएगी। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब जिंक यहां से जो धक्का दे रहा है और उस धक्का देने के आधार पर वो इलेक्ट्रॉन जिस क्षमता से भाग रहे हैं, जिस क्षमता से जिंक से रिलीज हो रहे हैं, सिर्फ वो क्षमता आएगी इस वोल्ट मीटर में। क्योंकि तुम्हें यह बात पता है कि यहां से खींचने का कोई दबाव नहीं आया इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा इलेक्ट्रोड यहां रखा जो इलेक्ट्रॉन के प्रति ना कोई चाहत रखता है ना कोई नफरत रखता है। तो वोल्ट मीटर तो अभी भी इन दोनों का ही क्यूमुलेटिव एफर्ट देगा। डू यू अंडरस्टैंड? क्यूमुलेटिव एफर्ट, इन दोनों का मिला जुलाकर जो एफर्ट बनता है वो देगा। लेकिन अंदर की बात हमें पता है कि इधर हम ऐसी चीज रखने वाले हैं जो कोई एफर्ट ही नहीं लगाएगी। तो ये जो क्यूमुलेटिव एफर्ट का झंडा लेकर चला है वोल्ट मीटर, हमें पता है कि इसमें इसका कोई एफर्ट नहीं है, तो वो क्यूमुलेटिव एफर्ट सिर्फ इसी का एफर्ट होगा। किसका? जिंक का। क्या मेरी बात समझ पड़ी? हाँ सर, ये चीज तो समझ में आ गई कि एक तरफ हम ऐसा इलेक्ट्रोड रखेंगे जिसका हमें पोटेंशियल निकालना है, और दूसरी तरफ हम ऐसा रखेंगे जिसका ना कोई इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत है ना कोई नफरत है, मतलब जिसका कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं हो, या कह लो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एग्जैक्टली 0 वोल्ट हो। 0 वोल्ट मतलब ना कोई इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी है ना कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है, वो 0 वोल्ट वाला इलेक्ट्रोड यहां रखना होगा। लेकिन अब सवाल यह कि सर वो इलेक्ट्रोड मिलेगा कहां से? सर वो इलेक्ट्रोड मिलेगा कहां से? ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोड है दुनिया में जो है? तो वो इलेक्ट्रोड होता है हाइड्रोजन का। किसका इलेक्ट्रोड होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होता है, और उसी अरेंजमेंट को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी के नाम से जानते हैं। उसी अरेंजमेंट को हम शी कह देते हैं बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो तुम्हें यह नहीं रखना, इसकी जगह पर तुम्हें सब्स्टिट्यूट कर देना है शी को, क्योंकि हाइड्रोजन दुनिया में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ दुनिया जिंदगी भर नाइंसाफी होती रही है और नाइंसाफी होती रहेगी। इनफैक्ट 10th क्लास के अगर मेरे वीडियोस तुमने देखे होंगे तो मैंने तो हाइड्रोजन को घोषित कर दिया मेरी केमिस्ट्री का सबसे शरीफ, सबसे मासूम, सबसे भोला इंसान है। सबसे शरीफ, सबसे मासूम, सबसे भोला इंसान हाइड्रोजन है। क्यों हाइड्रोजन है? क्योंकि बेचारे के साथ भगवान ने ही नाइंसाफी कर रखी है। बेचारे का एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर है 1। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1। मतलब आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। जिसको ना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ना ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्यों गेन नहीं कर सकता? क्योंकि एक प्रोटॉन है सिर्फ इसके पास। तो रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता क्योंकि एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं करेगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो इसी कारण तो इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर घूमता है, प्रोटॉन की तरफ से जो फोर्स लगता है अट्रैक्टिव। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रिपल्सिव लग जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो वो फिर बोलता है यार भाड़ में जाइए लूज करना गेन करना, मैं ना इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला हूं ना मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला हूं। मैं इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई चाहत नहीं रखूंगा और ना ही इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई नफरत रखूंगा। तो कल को अगर मेरे अंदर कोई पूछे कि तुम्हारे से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या है, तो मैं बोलूंगा 0 है। कोई मुझको पूछे कि कल को तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या है, तो भी मैं बोलूंगा 0 है। मतलब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो 0.00 वोल्ट होगा। यह बात ऊपर स्टार बनाकर लिख लो। यह बात ऊपर स्टार बनाओ, जहां तुम नोट्स लिख रहे हो, जिस कॉपी में लिख रहे हो, जिस रजिस्टर में लिख रहे हो, ऊपर एक मार्जिन दिया होगा, उस मार्जिन में लिख लो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0.00 वोल्ट। कोई वोल्टेज नहीं है, प्लस और माइनस गया भाड़ में, कोई वोल्टेज नहीं है, मतलब सिंपल 0 वोल्ट। ना इलेक्ट्रॉन को निकालने का कोई वोल्टेज है, ना इलेक्ट्रॉन को गेन करने का कोई वोल्टेज है, ना कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ना कोई रिडक्शन पोटेंशियल है। क्लियर हुआ? इसीलिए हम शी का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। अब वो शी कैसा दिखेगा? हाइड्रोजन चूंकि एक गैस है तो सर उसका इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वीडियो है अगला, उसमें हम लोग बात करेंगे। वो पूरा डायग्राम में बनाऊंगा कि शी बनता कैसे। लेकिन यहां शी को रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां पर जो रीडिंग आएगी वो दोनों की क्यूमुलेटिव रीडिंग आएगी। वोल्ट मीटर हमेशा आपको दोनों का एफर्ट बताएगा। ये तो अंदर की बात हम जानते हैं कि हम यहां ऐसा लगाएंगे शी जिसका कोई एफर्ट है ही नहीं,
तो फिर वो वोल्ट मीटर का पूरा एफर्ट किसके नाम पर जाएगा? जिंक के नाम पर। क्लियर हो गया? जैसे दो भाई पैसा कमाने निकले, घर पर आए तो जितना भी पैसा कमाया वो दोनों भाई की मेहनत मानी जाएगी। लेकिन मान लो एक दिन गए खेत में दोनों भाई और एक भाई सो गया जाकर दिन भर, पूरी मेहनत दूसरे भाई ने करी, तो जो भी मेहनत उस दिन मानी जाएगी वो एक ही भाई की मानी जाएगी, दूसरे भाई को दे, क्योंकि कोई काम किया ही नहीं उस दिन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? लेकिन जब घर जाकर पैसा लेंगे तो घर वालों की नजर में तो वो दोनों ने मेहनत का पैसा माना जाएगा कि भाई बड़े भाई ने भी करी, छोटे भाई ने भी मेहनत करी। लेकिन ये अंदर की बात उन भाइयों को पता है कि एक भाई ने कोई एफर्ट नहीं लगाया, वो एफर्ट इसने नहीं लगाया। ये बात अंदर की बात इन दोनों इलेक्ट्रोड में से इसको पता है। तो फिर जो पोटेंशियल होगा, और वो हमें भी पता है, तो वो पोटेंशियल जो होगा वो सिर्फ इस इलेक्ट्रोड का माना जाएगा जो इस वोल्टमीटर में आएगा। वोल्टमीटर वही रीडिंग देगा टेंडेंसी की, इधर से इधर जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं उसकी टेंडेंसी की, ठीक है। लेकिन उसको खींचने का कोई हाथ नहीं है, सिर्फ इसके धक्का देने का हाथ है। क्लियर हुआ? इसमें एक खेल और हो सकता है उल्टा भी, कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हमने लगा दिया, जैसे कॉपर है, तो कॉपर लूज नहीं करेगा। कॉपर को अगर शी के साथ लगाओगे तो कॉपर गेन करेगा। हाइड्रोजन खुशी खुशी उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि हाइड्रोजन बोलता है मेरे अंदर तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए, कोई ले जाना चाहता है तो ले जाए, कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो दे जाए। तो जब हम कॉपर को शी के साथ लगाएंगे तो कॉपर बोलेगा यार मैं इलेक्ट्रॉन खींच लेता हूं, किससे? शी से, बोले तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से। और वोल्टमीटर में जो एफर्ट आएगा वो फिर दोनों का आएगा, हाइड्रोजन के निकालने का और कॉपर के गेन करने का। लेकिन ये अंदर की बात हम जानते हैं कि हाइड्रोजन ने निकालने में कोई एफर्ट नहीं डाला होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के तो कोई रोकने की कोई चाहत ही नहीं थी उसको। तो जो कोई भी एफर्ट लगा होगा वो कॉपर का लगा होगा उस केस में। तो कॉपर ने वो इलेक्ट्रॉन जिस पोटेंशियल से गेन किया होगा उस पोटेंशियल को हम वोल्टमीटर में कैद कर लेंगे, और ये तब होगा जब कॉपर के अरेंजमेंट को हम शी से कनेक्ट करें। सर ऐसा क्यों हुआ कि कॉपर ने गेन करा और जिंक ने लूज करा? ये वो खुद करते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ लगते हैं। जब जिंक बोलता है जब मैं हाइड्रोजन के साथ लगूंगा तो मैं लूज करूंगा, कॉपर कहता है जब मैं हाइड्रोजन के साथ लगूंगा तो मैं गेन करूंगा। ये हर मेटल की टेंडेंसी अलग अलग होती है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये लूज करेंगे कि ये गेन करेंगे। जो मेटल को लगता है हम हाइड्रोजन के साथ लगकर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो लूज ही करते हैं, और फिर उनको गेन करने में हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है। और जो हाइड्रोजन के साथ लगकर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो गेन ही करते हैं, उसमें हाइड्रोजन के लूज करने का कोई एफर्ट काउंट नहीं होता। क्लियर हुआ? अभी अपन इस पर और चर्चा करते हैं। मैं कॉपर का भी एक बार और बनाकर आपको जल्दी से समझा देता हूं, लेकिन पहले आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट लें। और ये जो शी है ये पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये शी बन सकता है, वो अगले वीडियो की बात होगी। लेकिन अभी ये वीडियो थोड़ा सा और अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अब अपन ने जिंक के साथ देख लिया, एक बार जल्दी से इसको कॉपर के साथ भी समझ लेते हैं। तो ये याद रखना, ये कॉपर, ये जो कॉपर जिंक के साथ लगाता है कॉपर नहीं लगेगा। अगर तुम्हें जिंक का पोटेंशियल निकालना है तो तुम्हें यहां एक ऐसा इलेक्ट्रोड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिसका कोई इलेक्ट्रॉन के प्रति ना कोई चाहत हो ना कोई नफरत हो, जो बिल्कुल एफर्ट जीरो लगाए, एफर्टलेस हो। कॉपर को अगर लगा देते हो तो कॉपर तो खींचता है ना इलेक्ट्रॉन भी, जिंक धक्का देगा कॉपर खींचेगा, तो फिर दोनों की मिलीजुली सरकार का ये रिजल्ट आएगा वोल्टमीटर में जो आएगा। फिर तुम ये कैसे पता चल करेंगे? अगर मान लो वो वोल्टमीटर की रीडिंग आई 1.1 वोल्ट जो कि आती है, तो उस 1.1 में ये कैसे पता करोगे कि कितना वोल्टेज जिंक का और कितना वोल्टेज कॉपर का है? वो पता नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको दोनों का सम दे दिया, इंडिविजुअल चीजें नहीं दी आपको। तो इसके लिए आप यहां कुछ ऐसा लगाओगे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिल्कुल जीरो हो, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो जो होता है वो किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। तो ये आप शी लगाओगे यहां पर। सेम चीज अगर आप कॉपर में करते हो तो कॉपर में क्या होता है इस बात को भी यहां पर समझ लेते हैं जल्दी से। जब आप कॉपर का लोगे तो कॉपर में भी ये चीज क्या होगी, ध्यान से समझेंगे, यहां पर ध्यान से देखेंगे। यहां पर पहले तो ऊपर स्टार बनाकर जो मैंने बात बोली थी वो लिख लो आप, दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ शी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ शी, बोले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट्स, इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट्स। ये कभी नहीं भूलना, ये हमेशा याद रखना, इसलिए हाइड्रोजन का ही
सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। और इसीलिए शी को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं, क्योंकि हम उसी से रेफर करके दुनिया के सारे मेटल इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोड बनाकर हम ये देख सकते हैं कि इसका कोई वोल्टेज नहीं है, इसका 0.00 वोल्टेज है। तो फिर हम क्या करेंगे, बारी बारी से शी को सबके साथ कनेक्ट करेंगे, एंड इसलिए हम शी को रेफरेंस इलेक्ट्रोड घोषित करेंगे। तो यहां पर भी यही चीज होगी कि मान लो अपने पास कॉपर है, तो अब कॉपर क्योंकि गेन करेगा तो कैथोड पार्ट जो होता है वो राइट हैंड साइड में हम बनाते हैं। हमेशा जो कैथोड वाला कंटेनर होता है वो राइट हैंड साइड में बनता है और एनोड वाला कंटेनर लेफ्ट हैंड साइड में बनता है। तो इस बार जो कॉपर होगा वो उस साइड बनेगा, जिसमें क्या भर देंगे, कॉपर सल्फेट। ये आपका CuSO4 हो गया जो एक्वस में हो गया, और इसमें जो रॉड लगाएंगे वो किसकी लगाएंगे, कॉपर की रॉड लगाएंगे। तो ये आपकी कॉपर की रॉड हो गई, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ, सिंपल तौर पे किसके साथ, शी के साथ। तो यहां ये कनेक्ट हो जाएगा शी कैसा दिखेगा अभी मैं बताऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ शी लिख देता हूं। ये शी के साथ कनेक्ट होगा, बीच में इसमें हम जरूर क्या लगा देंगे, एक वोल्ट मीटर भी लगा देंगे। तो यहां पर आपका एक वोल्ट मीटर भी बनेगा। तो ये आपका वोल्ट मीटर बनेगा जो रीडिंग देगा आपको। सो दिस विल बी वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर बनेगा जो आपको रीडिंग देगा। किसके साथ बनाओगे आप इसको शी के साथ बनाओगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। क्लियर हो गया। अब वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी एज यूजुअल, सेल अपने हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से वर्क करेगा, आपको वोल्ट मीटर में एक रीडिंग मिलेगी। लेकिन वो रीडिंग, वोल्ट मीटर कहता है इन दोनों का क्यूमुलेटिव एफर्ट है। किसका, शी का और इस रॉड के कॉपर का, जिसमें आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, शी से इस बार निकलेंगे और शी से निकलने के बाद कॉपर के पास जाएंगे। अब तुम बोलोगे सर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन तब किए थे जब जिंक के साथ लगा था, तो भैया वो शी के साथ लगकर भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कॉपर पूरी जिंदगी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नहीं, वो तो जिंक के साथ लगाया तो भी गेन करा, शी के साथ लगाया तो भी गेन करा। अगर तुम इसको गोल्ड के साथ या सिल्वर के साथ लगा दो तो सिल्वर के साथ ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। अब ये मुझे कैसे पता, वो अपन समझेंगे। लेकिन शी के साथ इसने स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन गेन करा, खुद से करा, मैंने कुछ नहीं करवाया। ये वो जो काम करेंगे वो खुद से करेंगे, तुमको तो बस अरेंजमेंट रख के छोड़ देना है और देखना है क्या होता है। अगर मान लो कॉपर यहां से रिलीज करता तो फिर तुम कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लेते। यहां वो गेन कर रहा है तो वही रिडक्शन पोटेंशियल निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये सब खुद से कर रहे हैं। अब वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आई वो किसकी आई, वो दोनों की क्यूमुलेटिव आई। वोल्ट मीटर ने कहा शी का भी एफर्ट काउंट हो रहा है और कॉपर का भी एफर्ट काउंट हो रहा है, शी का भी एफर्ट काउंट हो रहा है और कॉपर का भी एफर्ट काउंट हो रहा है। लेकिन अंदर की बात हमें पता है कि शी का जो वोल्टेज है वो कितना है, 0.00 वोल्टेज। मतलब इसने कोई एफर्ट नहीं लगाया, नो एफर्ट्स। इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से भगाने में इसने कोई एफर्ट नहीं लगाए। मतलब जो एफर्ट लगाए वो कॉपर ने लगाए इलेक्ट्रॉन को खींचने में। तो वोल्ट मीटर भले ये बताए इन दोनों का एफर्ट है, लेकिन अंदर की बात हमें पता है कि इसका कोई एफर्ट नहीं है। तो सारा एफर्ट का श्रेय किसको जाएगा, पूरा क्रेडिट किसको मिलेगा, कॉपर को मिलेगा। और वो कॉपर फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। और कॉपर इलेक्ट्रॉन को जो गेन करने की क्षमता दिखाएगा वो वोल्ट मीटर में आएगी, यानी कि सीधा वोल्ट मीटर में आएगा कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। वो वोल्ट मीटर में आएगा कौन सा, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। ये वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। अब यही रीडिंग आपकी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये खुद से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, खुद से रिड्यूस हो रहा है, तो यही रीडिंग आपको पॉजिटिव मिलेगी। तो यही चीज आप कैसे लिखोगे, इसमें जैसे जिंक का केस था तो जिंक के केस में आप कैसे लिखते थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक स्लैश Zn+2। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि जिंक से Zn+2 बना है। मतलब जिंक पहले न्यूट्रल था, जिंक पर पहले कोई चार्ज नहीं था, जिंक बिल्कुल न्यूट्रल था, और न्यूट्रल के बाद ये Zn+2 बन गया है, मतलब पॉजिटिव हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे और खुद से निकाले होंगे, तो ये आएगी इसकी पॉजिटिव पोटेंशियल। दिस इज इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वही कॉपर जो है उसका पोटेंशियल E0 कॉपर +2 होगा, क्योंकि जब दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहां जो Cu+2 है, कहां से मिलेगा Cu+2, कॉपर सल्फेट से +2 और -2 में, कॉपर सल्फेट से, कॉपर +2 और SO4 -2 में।
तो यहां जो +2 है वो सब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद को न्यूट्रलाइज कर देंगे कॉपर में, खुद को न्यूट्रलाइज कर देंगे कॉपर सॉलिड में। क्योंकि यहां पर होगा क्या, यहां पर कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर सॉलिड बन जाएगा। मैंने कहा था ना ये रॉड मोटी होने लगती है, लेकिन कब जिंक के साथ होती थी, शी के साथ भी 2 रॉड मोटी होगी, क्योंकि जिंक के साथ भी कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, शी के साथ भी कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन ही कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन ही करेंगे। तो कॉपर +2 से कॉपर बन गया। अब देखो +2 से 0 हो गया, ये कॉपर सॉलिड मतलब न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है, 0। तो +2 चीज थी वो अब न्यूट्रल हो गई, तो डेफिनेटली माइनस आए होंगे, इलेक्ट्रॉन आए होंगे, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, और क्योंकि ये भी अपने आप हुआ तो ये भी आप क्या लोगे, पॉजिटिव, ये भी आप क्या लोगे, पॉजिटिव। ये वैल्यू आपकी यहां पर निकलेगी, ये वैल्यू आपकी यहां पर निकलेगी, जिसको आप ये पोटेंशियल मानोगे। क्लियर है? तो शी का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, और इसीलिए इस शी को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं। इस शी को हम कहते हैं कि भैया आप जो हो हमारे लिए, आप हमारे लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो। हम आप ही से सबके पोटेंशियल को रेफर करते हैं, क्योंकि आपका खुद का कोई पोटेंशियल नहीं है, इसलिए आप काम के हो। क्योंकि आपका खुद का कोई पोटेंशियल नहीं है, इसलिए हम दूसरे मेटल का जिनका पोटेंशियल है उनके पोटेंशियल की वैल्यू आपकी वजह से कैलकुलेट कर पाते हैं, क्योंकि हम उनका अरेंजमेंट आपके साथ करेंगे। आप भी एक सेल की तरह काम करोगे, और जब आप भी एक सेल की तरह काम करोगे तो वोल्टमीटर की एक रीडिंग आएगी। वोल्टमीटर के हिसाब से तो वो रीडिंग दोनों की मानी जानी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि आपका कोई एफर्ट है ही नहीं, क्योंकि आपका वोल्टेज 0.00 वोल्टेज है। तो जो पूरी रीडिंग वोल्टमीटर में आ रही है वो सिर्फ उस दूसरे मेटल की आएगी जो अलग अलग हम मेटल इस्तेमाल करेंगे। जैसे पिछले में जिंक किया, अभी कॉपर किया, आयरन भी करेंगे, सोडियम भी करेंगे, लिथियम भी करेंगे, सारे मेटल्स का हम इस्तेमाल करेंगे। तो उनका हम सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस आधार पे निकालेंगे। सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबसे इलेक्ट्रॉन के या तो निकलने की टेंडेंसी या आने की टेंडेंसी हम पता कर सकते हैं शी की मदद से। इसलिए शी को घोषित कर दिया है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसलिए हमने शी को घोषित कर दिया है क्या, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। संपट पड़ी बात? बिल्कुल। लपक के इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद अपन वीडियो को कंक्लूड करने वाले हैं, क्योंकि जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर हो गया? ओके, तो ये था हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें आज इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में देखा, और फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में देखा, और फिर शी के बारे में समझा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों यूज होता है, वो बनेगा कैसे, वो तो अगले वीडियो की बात है। तो यहीं पर अपन थ्योरी के साथ इसको कंक्लूड करें, थोड़ी थ्योरी और देख ली जाए। यहां पर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई सिंगल इलेक्ट्रोड ले लो, जिंक ले लो, तो जिंक के कंटेनर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कब, जब कोई और इलेक्ट्रोड भी तो होगा उसके पास भेजना पड़ेगा ना। या कॉपर का ले लो, तो कॉपर के पास आएंगे कब, जब कोई उसको लूज करेगा तो उसके साथ भी कोई कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। अकेले सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप नहीं निकाल सकते कभी, आपको पेयर में कोई चाहिए, ठीक है। सो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दिस इज बिकॉज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस अलोन। और वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन होनी है कंप्लीट। रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन भी होना है और रिडक्शन भी होना है, मतलब दोनों प्रोसेस एक साथ होनी है। अगर एक भी हुई, मतलब एक भी अगर आप चाहोगे अकेले करना तो वो अकेले नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होना जरूरी, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होना जरूरी। इसलिए दो आपको अरेंजमेंट चाहिए, दो कंटेनर आपको चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स आपको चाहिए रहेगा। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी वी नीड अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लाइक शी। इसलिए हम क्या करते हैं, शी को लगाते हैं। और शी को लगाने का सिर्फ एक ही कारण है कि वो हमारा सेल वाला काम भी पूरा करेगा और वोल्ट मीटर की रीडिंग में उसका कोई एफर्ट काउंट भी नहीं होगा, क्योंकि उसका खुद का पोटेंशियल 0 है। सो वी to overcome this difficulty we need a reference electrode like She, which is known as standard hydrogen electrode, whose electrode potential is arbitrarily taken as 0.00 volt.
उसको 100% ये मान सकते हो कि उसका कोई पोटेंशियल नहीं है, वो 0.00 वोल्ट में, मतलब ना वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के उस टेंडेंसी पर है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी पर है, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल है वो एब्सोल्युटली 0.00 वोल्ट है। समझ पड़ी बात? एकदम क्लियर है। अब ये शी दिखता कैसे है, ये शी का ढांचा बनता कैसे है, इसके कंटेनर में क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी चर्चा हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें नाम में ही लिखा होगा शी। शी मतलब वो ही और शी वाला नहीं, शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नहीं तो मैंने तुमको बोल दिया शी दिखता कैसे है, तो तुम और इंटरेस्टिंगली वीडियो देखो। शी का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझ पड़ी बात? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। तो यहां पर हमारा ये वीडियो स्टूडेंट समाप्त होता है, जिसमें हमने बहुत सारी चर्चा करी है, बहुत सारी बातें करी है, और शी के बारे में हमने जाना है कि शी की जरूरत क्यों होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जाता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालते हैं तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग शी को बनाकर देखेंगे, और इनफैक्ट अगले वीडियो में यह भी देखेंगे कि शी कैसे डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल नापेगा, कैसे नापेगा, यह भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अब मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम का चैनल लॉन्च हो गया है। जितने बच्चों को यह दिक्कत आती थी कि सर माट साहब हमें पढ़ा तो देते हैं सब कुछ, सारी चीजें हमें समझ में तो आ जाती हैं, लेकिन हमें कुछ टर्म्स होते हैं जो प्रॉपर हिंदी में ही लिखने होते हैं, जैसे एटम और एलिमेंट की जगह हमें अणु परमाणु ही लिखना पड़ेगा, तो एक्सक्लूसिवली हिंदी में हमें वो चीज चाहिए, तो वो कहां मिलेगी? तो अब आपकी परेशानी समाप्त हुई है। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल लॉन्च हो गया, जिसमें सारे सब्जेक्ट, सारी क्लास के हर एक वीडियो धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के साथ शेयर करें। रही बात मेन चैनल की मैग्नेट ब्रेन्स की, तो आप सब जानते हो कि केजी से लेकर 12 तक के सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री तो तुम्हें मिल ही रहा है, फिजिक्स, मैथ्स, ईवीएस, बायोलॉजी, कॉमर्स, एसएसटी, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट के आपको एक्सक्लूसिव वीडियो मिलते हैं, जो एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके लिए बनाकर रखते हैं, जिनको आप YouTube से तो आप एक्सेस कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो एक प्रॉपर प्लेलिस्ट में इसको एक्सेस करें, एक ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट इनकी मिल जाए, तो आपको विजिट करना है www.magnetbrains.com, जहां पर इनकी ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, और वहीं से आप इनको एक्सेस भी कर सकते हो। जल्दी से अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको अभी तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दिक्कत है, उनकी दिक्कतें समाप्त करें, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में एक और धमाके के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और मैग्नेट ब्रेन्स को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे, और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।